Hello students, today we will read first chapter of a political science, power sharing. With this chapter, we assume the tour of democracy that we started last year. इस चैप्टर के साथ हम पिछले साल जो हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ाई की थी उसको देखेंगे. We noted last year that in a democracy all power does not rest with any one organ of the government. हमने पिछले साल ये देखा था कि डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, जो पावर होती है वो किसी गवर्नमेंट के एक अंग में नहीं होती है, किसी एक गवर्नमेंट तक नहीं सीमित होती है, वो बटी हुई होती है अलग अलग विभाग में. एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिजाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी. और ये पावर जो है विधानसभा और जो आपके कार्यपालिका है उसमें और न्यायपालिका में बटी होती है बराबर बराबर. In this and the next two chapters we carry this idea of power sharing forward. और इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में, अगले दो चैप्टर में हम ये पावर शेयरिंग वाला जो आइडिया है ये कैसे कैसे बटा हुआ है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. We start with two stories from Belgium and श्रीलंका. हम ये चैप्टर दो कहानियों से शुरू करेंगे. एक कहानी बेल्जियम के बारे में है और एक श्रीलंका के बारे में. Both of these stories are about how democracies handle demands of power sharing. और ये दोनों कहानी आपको बताएंगी कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग कैसे आई, पावर शेयरिंग कैसे शुरू हुई और क्यों इसका डिमांड था, कैसे इसका डिमांड आया. The stories yield some general conclusion about the need of power sharing in democracy. और ये दोनों स्टोरी आपको ये बताएं कि क्या ज़रूरत पड़ी पावर शेयरिंग की, क्या ज़रूरत है पावर शेयरिंग की डेमोक्रेसी में. This allows us to discuss various form of power sharing that will be taken up in the following two chapter. और हम डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह की पावर शेयरिंग हुई. इन दोनों चैप्टर्स में हम ये पढ़ेंगे. बेल्जियम एंड श्रीलंका. बेल्जियम इज अ वेरी स्मॉल कंट्री इन यूरोप. बेल्जियम एक छोटी कंट्री है. कहाँ? यूरोप में. स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा. ये हमारे हरियाणा से भी छोटी है. इट हैज बाउंड बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. और जैसे इंडिया के कुछ नेबरिंग कंट्रीज हैं, पड़ोसी देश हैं, वैसे ही इसके भी कुछ पड़ोसी देश हैं. इसके बॉर्डर्स किस किस देश से जुड़े हुए हैं? फ्रांस से, नीदरलैंड से, जर्मनी से और लग्जमबर्ग से. ये सब यूरोप में ही है. इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़. और इसका पॉपुलेशन करोड़ से थोड़ा ज़्यादा होगा. अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा. हरियाणा के पॉपुलेशन के आधा है यहाँ का पॉपुलेशन. द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. और यहाँ का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो क्या है? संस्कृति है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जटिल है. ऑफ दिस कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच. यहाँ के टोटल पॉपुलेशन के जो 59% लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं? डच लैंग्वेज बोलते हैं. Another 40% people live in the Wallonia region and speak French. और 40% लोग जो हैं वो वेलोनिया में रहते हैं, वेलोनिया रीजन में, और वो क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं. रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन. और बचे हुए 1% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं? वो जर्मन बोलते हैं. इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच. यहाँ की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल है. और ब्रुसेल में 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं. वाइल 20% आर डच स्पीकिंग. और बाकी बचे 20% जो है वो डच बोलने वाले लोग हैं. द मेजॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. जो फ्रेंच बोलने वाली कम्युनिटी है, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है, वो बहुत ही रिच है और पावरफुल है. उनकी कम्युनिटी क्या है? जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वहाँ के, जो फ्रेंच भाषी है, वो क्या है? बहुत ही रिच है और बहुत पावरफुल है. दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर.
तो इन लोगों को ये चीज वो लोग इसका विरोध करते हैं। कौन? डच स्पीकिंग लोग फ्रेंच स्पीकिंग लोगों का विरोध करते हैं, क्योंकि उन लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार, उनकी पढ़ाई लिखाई में सुधार, एजुकेशन के फील्ड में सुधार क्या हुआ? बहुत ही पीछे हुआ, बहुत ही बाद हुआ। This led to tension between the Dutch-speaking and French-speaking communities during the 1950s and 1960s। और इसकी वजह से डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले जो दो कम्युनिटी हैं, इनके बीच में हमेशा ही टेंशन लगी रहती थी। एक दूसरे का ये लोग हमेशा ही विरोध करते रहते थे 1950 और 1960 के दशक में। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स में जो राजधानी थी वहाँ की, ब्रुसेल्स, वहाँ पे इन दोनों कम्युनिटी के बीच में जो टेंशन था वो बहुत ही ज़्यादा था। वो दोनों का विरोध जो था बहुत ही ज़्यादा था ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। ब्रुसेल्स जो था वो एक स्पेशल प्रॉब्लम में था। क्या? द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। तो डच बोलने वाले थे, उनकी मेजॉरिटी थी कंट्री में, बट कैपिटल में क्या थी? उनकी माइनॉरिटी थी। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। अब इस सिचुएशन को हम दूसरी कंट्री के सिचुएशन से कंपेयर करते हैं। किस कंट्री के सिचुएशन से? श्रीलंका। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। हम जानते हैं श्रीलंका हमारा नेबरिंग कंट्री है और श्रीलंका एक आइलैंड है, क्योंकि ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। तो श्रीलंका से हम कंपेयर करने वाले से जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। हमारे तमिलनाडु से हमारा जो सबसे लोअर पार्ट है, सदर्न पार्ट है, उससे थोड़े ही दूर पे है ये श्रीलंका। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल। और यहाँ पे लगभग 2 करोड़ लोग रहते हैं। अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, जितने हरियाणा में रहते हैं। लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशियन रीजन, जैसे कि और साउथ एशियन रीजन में रहते हैं। बहुत सारे साउथ एशियन नेशंस जो हैं वो क्या, बहुत छोटे छोटे हैं। हमारे एक एक राज्य के बराबर होंगे, हमारे स्टेट्स के बराबर है। वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी हमारे एक एक स्टेट्स के बराबर ही है। श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका में भी बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के इनकी पॉपुलेशन है। द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिन्हाला स्पीकर्स 74%। जो वहाँ के मेजर लोग हैं वो क्या बोलते हैं? सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। वो कितने? 74% लोग जो हैं श्रीलंका के वो सिन्हाला भाषा बोलते हैं। एंड द तमिल स्पीकर्स 18%। और दूसरे जो लोग हैं वो क्या है? तमिल भाषी हैं, वो क्या है? 18% लोग हैं। अमंग तमिलियंस देर आर 2 सब ग्रुप्स। और तमिल्स जो हैं उसमें भी 2 सब ग्रुप्स हैं, मतलब तमिल बोलने वाले भी 2 तरह के हैं। तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, तमिल नेटिव जो वहाँ के मेन मूल लोग हैं तमिल वाले, और कुछ ऐसे हैं जो वहाँ इंडिया से गए हैं, आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। जो वहाँ के मूल निवासी हैं, मूल तमिलियन बोलने वाले हैं, वो उनको क्या कहते हैं? श्रीलंकन तमिल्स कहते हैं। और उन 18% में से 13% कौन है? वो है श्रीलंकन तमिल्स। एंड रेस्ट whose forefathers came from India as plantations workers during colonial period are called Indian Tamils। और जो बाकी बचे लोग हैं, 18 में 13% तो हो गए आपके श्रीलंकन तमिल्स, तो बचे जो 5% हैं वो क्या है? इंडियन तमिल्स हैं। वो इंडिया से उनके फॉरफादर, उनके पूर्वज, उनके पापा, उनके दादा, उनके परदादा जो हैं वो प्लांटेशन का काम करने के लिए, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए इंडिया से श्रीलंका गए थे, और वो लोग वहीं पे बस गए हैं। उनको क्या कहते हैं? वो लोग इंडियन तमिल्स कहते हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। ऊपर आपका मैप दिखाया गया है, नीचे आपका मैप दिखाया गया है। इस मैप में आप देख सकते हैं, आपको बता रहा है कि जो नॉर्थ पार्ट है वहां पे तमिलियंस हैं। जो ऑरेंज और रेड पार्ट है ना आपका, देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपका दिख रहा है मरून और ऑरेंज पार्ट जो है आपका, ये सारे हैं आपके तमिलियंस। तो नॉर्थ पार्ट में, नॉर्थ और ईस्ट वाले पार्ट में जनरली क्या भरा हुआ है? तमिलियंस भरे पड़े हैं।
मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, और सिन्हाला बोलने वाले लोग हैं वो क्या हैं, वो बुद्धिस्ट हैं, धर्म से बुद्धिस्ट माना हुआ है उन्होंने। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिलियंस आर हिंदू और मुस्लिम्स, और जो तमिलियंस हैं या तो वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला, और 7% लोग ही है वहां पे जो कि क्रिश्चियन है, या तो वो तमिल वाले हैं या तो सिन्हाला है। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। आप सोचिए कि ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमरिक मेजॉरिटी। बेल्जियम में क्या हो रहा था कि डच जो थे मेजॉरिटी थे, डच वाले लोग ज़्यादा मात्रा में थे, वहाँ पे ज़्यादा अधिक जनसंख्या में थे, तो वो लोग अपनी अधिक मात्रा होने का, अधिक जनसंख्या होने का फ़ायदा उठा रहे थे एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच, और अपनी मर्जी फ्रेंच वाले और जर्मन बोलने वाले लोगों पे चला रहे थे। फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज फर्दर, और इसकी वजह से क्या हो रहा था, अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अलग अलग भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे जो कम्युनिटीज होती हैं, अलग अलग ग्रुप होता है, उसके लोगों में क्या होती, झड़प हो रही थी, उनके बीच में मनमुटाव हो रहा था, उनके बीच में बहस हो रही थी। दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, और इसकी वजह से देश का बहुत ही बुरे तरीके से बंटवारा हो रहा था। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स, और क्योंकि ब्रुसेल्स वहाँ की राजधानी थी बेल्जियम की, तो दोनों ही पार्टीज क्या कोशिश कर रही थी कि ब्रुसेल्स राजधानी पे वो कब्जा कर ले। इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी इंजॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी, और श्रीलंका में क्या हाल था, श्रीलंका में सिन्हाला लोग जो थे उनकी मेजॉरिटी तो और भी ज़्यादा थी, बहुत ही ज्यादा थी तमिलियंस के मुकाबले, एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री, और वो अपना शासन पूरे ही देश पे चला रहे थे। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्रीज। आइए हम देखते हैं कि इन दोनों कंट्रीज में आखिरकार हुआ क्या। मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका। मेजॉरिटिज्म क्या है, जहां पे मेजॉरिटी वाले जो कम्युनिटी होती है, मेजॉरिटी अधिक जनसंख्या में जो लोग हैं, वो लोग जब कम जनसंख्या माइनॉरिटी वाले पे अपना शासन, अपना हुक्म चलाते हैं या फिर अपनी मर्जी थोपते हैं, तो उसको मेजॉरिटिज्म कहते हैं, याद रखिएगा। वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, अपने विश पूरे करने के लिए माइनॉरिटीज को, उनकी ज़रूरतों को अनदेखा कर देते हैं और अपनी ज़रूरतों को सिर्फ ध्यान में देते हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेजॉरिटिज्म का डेफिनेशन दे के रखा है आपको। Majoritism, a belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minorities. Minorities की ज़रूरतें और उनकी मांगों को अनदेखा करके सिर्फ अपना रूल चलाते हैं, तो उसे कहते हैं, जो मेजॉरिटी में होते हैं तो उसको मेजॉरिटिज्म कहते हैं। बात समझ आई आपके? श्रीलंका emerged as an independent country in 1948. 1948 में श्रीलंका एक आज़ाद देश की तरह उभरा। The leaders of the Sinhala community sought to secure dominions over government by virtue of their majority. और सिन्हाला लोग, क्योंकि उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी, उन लोगों ने गवर्नमेंट पे अपनी मेजॉरिटी से अपना कब्जा कर लिया। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट adopted a series of majoritarian measures to establish सिन्हाला सुप्रीमेसी। और क्योंकि मेजॉरिटी से वो लोग जीत गए थे, इसीलिए मेजॉरिटी में वो अधिक थे, तो ऑब्वियसली उनका जीतना तो लाजमी था। वो लोग इलेक्ट करके गवर्नमेंट बना लिए, उन लोगों की, सिन्हाला वालों की सुपरमेसी हो गई, उनकी चलने लगी। In 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the one official language that discarding Tamil। और 1956 में क्या हुआ, 1956 में क्या हुआ, उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसमें कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। सिन्हाला क्या हो गया, वहां का ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया। सिन्हाला को उन्होंने वहां का मेन लैंग्वेज बना दिया, ठीक है, और तमिल को छोड़ दिया, तमिल के बारे में कुछ नहीं सोचा। द गवर्नमेंट्स
followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university position and government job. और सिन्हला बोलने वालों को ही वहां पे क्या दी जाने लगी, नौकरियां दी जाने लगी. The government followed preferential policies that favored Sinhala applicants. और सिन्हला बोलने वाले, सिन्हला भाषी जो लोग थे जो अप्लाई करते थे जॉब के लिए, उनको यूनिवर्सिटीज में पोजीशंस दी जाने लगी एंड गवर्नमेंट जॉब्स, और उनको सरकारी नौकरियां दी जाने लगी. A new constitution stipulated that the states shall protect and foster Buddhism. और जो न्यू आपका कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें क्या लिखा था कि हम लोगों को बुद्धिज्म को बचाना है, बुद्धिज्म को फैलाना है. मतलब उन लोगों ने अपनी ही, क्योंकि जितने सिन्हला बोलने वाले थे उनमें अधिकतर क्या थे, बुद्धिज्म थे, और बहुत थोड़े से जो थे वो क्रिश्चियन थे. तो उन लोगों ने बुद्धिज्म को ज़्यादा वैल्यू दिया और कहा कि ये हमारा धर्म है, तो इसे हमें बचाना है, इसे प्रोटेक्ट करना है, इसे फैलाना है. ठीक है. तो ये जो देश था ये लैंग्वेज के नाम पे भी बट रहा था और धर्म के नाम पे भी बट रहा था. ठीक है. जिनकी मेजॉरिटी थी उनके हित में सब कुछ हो रहा था, जो अधिक जनसंख्या में थे उनके हित में चीजें हो रही थी. ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अनदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स. और ये सारी चीजें जो एक के बाद एक हो रही थी, सिर्फ एक ही तरह के, एक ही कम्युनिटी के पक्ष में, सिर्फ सिन्हला वाले लोगों के पक्ष में जो सारी चीजें हो रही थी, इसकी वजह से जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो उनकी जो फीलिंग्स थी वो हर्ट हो रही थी. वो बिल्कुल एलिनेटेड फील, अपने ही देश में उनको ऐसा लग रहा था कि हम विदेशी हैं, हम कहीं और से आए हैं. ठीक है. they felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. उन्हें क्या महसूस हो रहा था कि ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, जितनी भी राजनीतिक पार्टीज हैं, इन्हें कोई लेना देना नहीं है हमसे. ये सारे बुद्धिस्ट हैं और सिन्हला बोलने वाले लीडर्स हैं, और इन्हें हमारे लैंग्वेज, हमारे कल्चर को लेकर ये बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, हमारी तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते, हमसे इन्हें कोई लेना देना नहीं है. दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइज देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स. और उन्हें ये महसूस हुआ कि ये जो गवर्नमेंट है, जो कि सत्ता में है, ये हमें बराबरी का अधिकार नहीं दे रही है, ना ही पॉलिटिकल राइट्स, ना ही जो राजनीतिक अधिकार है वो दे रही है. और दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट. और उन्हें जॉब्स भी नहीं दे रही, उन्हें बराबरी का अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है. ठीक है. और इन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इन लोगों में, इन्हें वो इग्नोर कर रही है, इन्हें अनदेखा कर रही है. एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिन्हला एंड द तमिल कम्युनिटी स्ट्रेन्ड ओवर टाइम. और धीरे धीरे सिन्हला और तमिल लोगों में की कम्युनिटी में और भी तनाव बढ़ता जाने लगा समय के साथ साथ. द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. और श्रीलंकन तमिल जो लोग थे उन लोगों ने अपनी एक पार्टी बनाई और स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, लड़ना शुरू कर दिया इन लोगों के अगेंस्ट में, अपने तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए, अपने तमिल भाषा को वो पहचान दिलाना चाहते थे और उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहते थे. फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब. और ये अपने रीजन में ऑटोनॉमी और इक्वालिटी भी चाहते थे, और चाहते थे कि बराबरी से सबको जॉब मिले, बराबरी से सबको एजुकेशन मिले, दिया जाए, और बराबरी का अपॉर्चुनिटी इन लोगों को देना चाहिए. बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिलियंस वाज रिपीटेडली डिनाइड. उनकी जनसंख्या कम थी तो उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था, उनकी इस डिमांड को बार बार अनदेखा कर दिया गया. बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलाम स्टेट. और 1980 में क्या हुआ, उन लोगों ने एक अलग देश की डिमांड कर दी. उन लोगों ने क्या कहा कि हम अपना ही अलग एक इंडिपेंडेंट तमिल इलाम स्टेट चाहते हैं इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका. और ये कहा होगा नॉर्थ और ईस्ट पार्ट, जहाँ पे कि तमिलियन फैले हैं, वहाँ पे हमको अपना ही स्टेट चाहिए, हम अपना स्टेट
बनाएंगे। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। और ये जो दोनों कम्युनिटीज के बीच में, दो जो प्रजातियां थे इनके बीच में, जो अलग भाषा बोलने वाले जो कम्युनिटीज थे इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो तनातनी चल रही थी, जो झगड़ा चल रहा था इनके बीच में, जो अनबन चल रही थी, वो धीरे धीरे फैलती जा रही थी। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर, और जल्दी ही ये एक सिविल वॉर में बदल गई। सिविल वॉर क्या होता है? जब एक वॉर अपने देश के अंदर ही छिड़ जाए, अपने देश के अंदर दो तरह की कम्युनिटीज, दो तरह के लोगों में डिवाइड होके वॉर छिड़ जाए तो उसको सिविल वॉर कहते हैं। तो देश के अंदर ही इनका एक युद्ध छिड़ गया। When two different communities start fighting, start a war inside a country, it is called a civil war. As a result, thousands of people of both the communities have been killed. और इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका नतीजा यह हुआ कि दोनों ही कम्युनिटीज के हजारों लोग मारे गए। Many families were forced to leave the country as refugees. और बहुत सारी परिवार को देश से निकाल दिया गया रिफ्यूजी के तौर पे। एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स, और बहुत सारों का परिवार, घर बार सब क्या हुआ? ध्वस्त हो गया, बिखर गया, खत्म हो गया। यू हैव रेड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 10। आपने इकोनॉमिक्स के क्लास 10 के टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा अबाउट श्रीलंका एक्सलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ। श्रीलंका के अच्छी आर्थिक व्यवस्था के बारे में कि किस तरह उनका डेवलपमेंट हो रहा था, उनका एजुकेशन और उनकी हेल्थ फैसिलिटी के बारे में कि सब कुछ बहुत तरक्की कर रहे थे श्रीलंका वाले। बट द सिविल वॉर हैज कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक। मगर इस सिविल वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा क्षति हुई ऑफ द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक लाइफ सबकी क्षति हुई। ठीक है। अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब बेल्जियम में क्या हुआ ये देखते हैं। द बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। बेल्जियम के लोगों ने अलग तरह का रास्ता अपनाया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। उन्होंने क्या किया? मान लिया, अपना लिया कि हमारे देश में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, तो हमें साथ में चलना है। बिटवीन 1970s एंड 1993, और ये कब? 1970-1993 में दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, और उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदला। सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट, ताकि एक अरेंजमेंट हो सके, दोनों कम्युनिटीज के बीच में एक सुलह हो सके। That would enable everyone to live together within the same country, ताकि अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग भाषा के लोग एक ही देश में एक साथ मिलजुल कर साथ में रह सकें। The arrangement they worked out, it's different from any other country। और जो अरेंजमेंट, जिस तरह का सुलह, जिस तरह का की व्यवस्था उन्होंने की, वो व्यवस्था और सारे देश से अलग थी। एंड इज वेरी इनोवेटिव, और बिल्कुल ही इनोवेटिव थी, नए तरीके की थी। Here are some of the elements of the Belgium model। यहाँ अब हम पढ़ेंगे कि बेल्जियम में आखिरकार ऐसा हुआ, किया क्या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार जो होगी, जो कि पूरे देश पे शासन चलाएगी, उसमें डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले जो होंगे, दोनों ही इक्वल मेजॉरिटी में होंगे, इक्वल नंबर में होंगे। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, और कुछ और लॉ लाए गए इन मेजॉरिटी मेंबर्स को सपोर्ट करने के लिए। फॉर ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, दोनों अलग अलग भाषा के लोगों को सपोर्ट करने के लिए। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन अनइलेटरली, और कोई भी एक ग्रुप अपना डिसीजन नहीं ले सकता है। दोनों ग्रुप को अपने डिसीजंस लेने का अधिकार है, अपनी सोच, अपने मत देने का अधिकार है। ठीक है। Many powers of the central government have been given to state government, और बहुत सारे पावर जो थे केंद्र सरकार के, वो किसको दे दिए गए? राज्य सरकार को। For the 2 regions of the country, दोनों अलग अलग जो रीजन्स थे, फ्रेंच वाले और डच वाले, दोनों को अलग अलग स्टेट को अलग अपने अपने पावर दे दिए गए। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे आधारित नहीं थी, उसके भरोसे नहीं थी। ठीक है, ये अलग से अपना फैसला ले सकती थी।
ब्रुसेल्स हैव अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और ब्रुसेल जो वहां की राजधानी थी जिसपे कि वो दोनों ही कम्युनिटीज कब्जा करना चाहती थी, वहां पे एक अलग ही गवर्नमेंट बना दी गई जिसमें कि दोनों ही कम्युनिटी के दोनों ही लैंग्वेज बोलने वाले बराबर बराबर रिप्रेजेंटेटिव्स थे, बराबर बराबर लोग थे रूल करने के लिए। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इज ब्रुसेल्स। जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन ब्रुसेल में मान लिया। क्यों? बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच बोलने वालों ने ये मान लिया था, इसीलिए फ्रेंच बोलने वालों ने बेल्जियम में ये चीज मान लिया। क्योंकि डच बोलने वाले जो थे उस देश में बहुत ज्यादा थे, चाहते थे वो पूरे देश पे कब्जा कर सकते थे, मगर क्योंकि बेल्जियम जो वहां की राजधानी थी वहां पे फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा थे, और क्योंकि डच बोलने वालों ने उनकी बात मान ली थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों बराबर होंगे, इसीलिए ब्रुसेल्स में फ्रेंच लोगों ने उनकी बात मान ली कि ठीक है हम भी बराबर बराबर की मेजॉरिटी यहां भी रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, वहां एक और तीसरे तरह की सरकार थी। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, और इसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। और इसको कौन इलेक्ट करता था, इनको कौन चुनता था? जो पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, अलग अपनी अपनी भाषा की कम्युनिटी थी इनकी, और अपनी अपनी भाषा बोलने वाले जो लोग थे वो उनको चुनते थे। जैसे डच बोलने वालों को चुनते थे कि अलग कम्युनिटी बनाते थे, और वो उनके लिए वोट करके कौन होगा कम्युनिटी का लीडर वो चुनते थे। और जो फ्रेंच बोलने वाले थे वो अपनी कम्युनिटी के लिए अपने लीडर्स खुद वोट देकर फ्रेंच बोलने वाले चुनते थे, और जो जर्मन बोलने वाले थे वो अपने लिए अपनी चुनते थे। ठीक है, नो मैटर वेयर दे लिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कहाँ रहते हैं, उन लोगों को अपनी भाषा बोलने वालों के लिए वोट देना होता था। मतलब वहां पे तीन तरह की गवर्नमेंट थी। क्या थी? एक केंद्र सरकार हो गई आपकी जो पूरे देश पे शासन करेगी, दूसरी राज्य सरकार हो गई, अलग अलग एरिया की अलग अलग सरकार जैसे हमारे स्टेट में, और तीसरी जो थी भाषा के नाम पे अलग अलग भाषा की अलग अलग सरकार थी। अगर हमारे देश में ये चीज होने लगे तो हमारे देश में हर राज्य की ही अलग भाषा है, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में कितनी सारी सरकार बनानी पड़ेगी। तो दिस इज अ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ये। ठीक है, दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इशू, और इस गवर्नमेंट के पास उनकी सांस्कृतिक चीज़ों को लेकर पावर था, उनकी एजुकेशन को लेकर पावर था, और उनके लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को लेकर पावर था। ठीक है, क्या क्या पावर था इनके पास? उनकी संस्कृति के कोई भी फैसले ले सकते थे वो, उनके एजुकेशन के कोई भी फैसले ले सकते थे वो, और उनकी भाषा से रिलेटेड कोई भी फैसले ले सकते थे वो। यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आपको बेल्जियम का मॉडल जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा। बिल्कुल है, हमारे देश में अगर ये चीज़ लागू हो जाए तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि हमारे देश में तो बहुत सारी भाषाएं हैं। इट इंडीड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम, ये बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार, पर अब तक ये अरेंजमेंट जो है, इस तरह की जो व्यवस्था लाई गई, ये बहुत अच्छे से चल रहा है। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज, इसकी वजह से जो दो कम्युनिटीज के बीच में जो झड़प थी, जो मनमुटाव था, जो लड़ाइयाँ होती रहती थी, वो खत्म हो गई है। एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन, और भाषा के नाम पे जो देश का बंटवारा हो रहा था वो भी खत्म हो गया है। व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, जब यूरोप की बहुत सारी कंट्रियों ने यूरोपियन यूनियन बनाया साथ में, ब्रुसेल्स वॉज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर, तो ब्रुसेल को वहां का हेडक्वार्टर चुना गया। वॉट डू यू लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज, आपने इस दोनों कहानियों से क्या सीखा? फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका, बोथ आर डेमोक्रेसीज, दोनों ही डेमोक्रेसीज हैं, दोनों ही आज़ाद देश है।
मतलब यहाँ पे उनकी लोगों की सरकार चलती है, लोग चुनते हैं अपनी सरकार को। येट दे डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। फिर भी यहाँ पे पावर शेयरिंग की बात आई कि अलग अलग तरीके से ये पावर शेयर करते हैं। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। ब्रुसेल्स के लोगों ने, बेल्जियम के लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि एक कम्युनिटी एकता से तभी चल सकती है, एक साथ एकजुट होकर तभी चल सकती है, जब सरकार सबकी फीलिंग्स और अलग अलग कम्युनिटी के इंटरेस्ट पे ध्यान दे, अलग अलग लोग, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, सबको बराबर मान दे। एंड रीजन सच अ रियलाइजेशन रिजल्ट इन म्यूचुअल एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग। और इसकी वजह से लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें कि अच्छे से उन लोगों की मन मर्जी के मुताबिक पावर शेयर हो सके। श्रीलंका शोज अस कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल, और श्रीलंका ने इससे बिल्कुल ही अलग एग्जाम्पल शो किया। इट शोज अस दैट इफ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनियंस ओवर अदर एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। और श्रीलंका की स्टोरी से हमें ये पता चला कि अगर एक मेजॉरिटी कमेटी, जो अधिक जनसंख्या में जो लोग हैं, वो अगर दूसरे पे अपना आधिपत्य, अपना डोमिनियंस, अपना हुक्म चलाना चाहें तो, और पावर शेयर करने से मना कर दें, तो जो देश की एकता होती है वो क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। देश एक साथ एकजुट होकर नहीं चल पाता है। तो यहाँ तक आपको समझ आए कि पावर शेयरिंग के क्या फायदे हैं, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। ठीक है, अगर आपको अभी तक चैप्टर समझ आया है तो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है और इसकी क्या क्या जरूरतें हैं। अभी तक अगर आपको चैप्टर समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।